हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एकेडमी में। मैं घनश्याम गुप्ता आज आपके लिए लाया हूँ वर्णमाला की स्पेशल क्लास, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी लेखपाल और बीएसएफ के महत्वपूर्ण टॉपिक में आपका बहुत योगदान देने वाला है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो वर्णमाला होता है उसमें से प्रत्येक जो हिंदी वाइज जिसमें सिलेबस होता है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन एकदम निश्चित तौर पे ही आते हैं। तो मैं आज एक टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ वर्णमाला। तो बिना देरी किए चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। वर्णमाला, तो हम सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है? वर्णमाला वर्णमाला क्या होता है? सबसे पहले इसे आप समझने की प्रयास करें। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आप पूछेंगे वर्ण क्या होता है, तो मैं आपको इसका डिफिनेशन बता दूंगा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसे हम ध्वनि भी कहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस नोट्स को जरूर बनाएं, क्योंकि मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपको यहाँ तो मैं अब याद करा दूंगा, लेकिन जब एग्जाम जो प्रिपरेशन होता है उसके ठीक 1 महीने बाद इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से देखा जाए तो रिवीजन सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। हर एग्जाम में क्वालिफाई करने का एक ही सोल्यूशन है, आप उसको पढ़िए, नोट्स पढ़िए और रिविजन करिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप नोट्स बनाते रहिए। आगे चलते हैं। हमने वर्णमाला देख लिया, वर्ण देख लिया। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और जो वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, इसे हम ध्वनि भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप नोट तो कर ही लिए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण को मान्यता प्राप्त है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, लेकिन लेखन के आधार पर, अब मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे जो होते हैं 10 स्वर और 35 व्यंजन। लेकिन एवं ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसी से रिलेटेड है। एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। मूलतः हिंदी उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन।
और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। अब आप पूछेंगे 52 वर्ण कैसे, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर, 35 व्यंजन, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। इसे आप नोट कर लेंगे, जिससे आपको आगे चल के बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अब तक जो मैंने बताया आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम अपना अगला पड़ाव पढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे स्वर और व्यंजन क्या होता है। हिंदी वर्णमाला में जो अ से लेके अंग तक होता है उसे स्वर कहते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद है, मैं आपको अभी स्पष्ट कर देता हूँ। और जो क से लेकर अंग तक होते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। मैं अभी बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट करके लिख दे रहा हूँ, आप उसको नोट्स करते रहिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वर, जैसे कि हमने बताया उच्चारण के आधार पर जो होता है 10 ही स्वर होता है, लेकिन लेखन के आधार पर 13 स्वर होता है। ये आपको बिल्कुल नोट बना के लिख लेना चाहिए। कहीं कहीं भी नोट बनाकर अपने कॉपी में जहां आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान से नोट्स करेंगे, क्योंकि स्वर और व्यंजन से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन कई पेपर में रिपीट किए जाते हैं। और 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम या 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर जिसमें हिंदी का सिलेबस होगा आपको वर्णमाला से देखने को मिल जाएगा। नोट बना के आप लिख लेंगे। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर उच्चारण और लेखन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि लेखन के आधार पर सर 13 होता है, उच्चारण के आधार पर 10 कैसे, सर 10 होता है 13 कैसे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो लेखन के आधार पर होता है वो 13 होता है, और उच्चारण के आधार पर जो होता है वो 10 होता है। मैं बता दे रहा हूं उच्चारण के आधार पर कौन कौन से स्वर आते हैं। उच्चारण, उच्चारण के आधार पर जो स्वर आते हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, ए, ऐ, ओ, औ। सॉरी, यहाँ पे अ, आ, ई, उ, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 10 होते हैं जो उच्चारण के आधार पर स्वर में प्रयोग किए जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं लेखन के आधार पर कितने स्वर होते हैं। लेखन के आधार पर स्वर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। बिल्कुल जैसे मैंने आपको लिखवाया आप बिल्कुल उसे नोट्स करिए। इस पे हम अनुस्वार और इसे विसर्ग के नाम से भी जानते हैं, इन दो शब्दों को, अंग और अ को। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे, आप इसको नोट्स करते रहिए। अब हम बात करते हैं व्यंजन। जो व्यंजन होता है उसका भी अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, कहां से कौन सा व्यंजन का उच्चारण होता है। आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मैं आपको व्यंजन के बारे में बता रहा हूं। व्यंजन, व्यंजन का भी जो वर्गीकरण किया गया है, पहला जो वर्गीकरण किया है क वर्ग, क वर्ग पहला वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण किया गया है च वर्ग,
यहाँ लिख लीजिएगा व्यंजन, च वर्ग, फिर आता है ट वर्ग, ट वर्ग, फिर आता है त वर्ग, फिर आता है प वर्ग, और फिर होता है अंतस्थ। ये जितना भी पढ़ रहे हैं ये सारे व्यंजन हैं, इसी के अंतर्गत आता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, फिर आता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। हम बात करते हैं क वर्ग में कौन कौन सा आता है। तो पहला आता है क, ख, ग, घ, अंग। फिर आता है च, छ, ज, झ, इया। फिर ट वर्ग में आता है त, ठ, ड, ढ, अण। फिर त वर्ग में आता है त, थ, ध, त, थ, द, सॉरी द, ध, न। उसके बाद हम प वर्ग में आते हैं। तो प वर्ग में आता है प, ह, प, फ, ब, भ, म। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने अब तक यहां तक लिख दिया। ये सभी को पता होगा कि ये कौन कौन से वर्ग में आते हैं। इसके बाद जो आता है अंतस्थ व्यंजन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा इनमें से अंतस्थ व्यंजन है या कौन सा नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व। ये चार जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन आता है, इसके बाद संयुक्त व्यंजन आता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये हो गए आपके व्यंजन। इसमें कई बार पूछा जाता है कि कौन सा व्यंजन कहां से उपयोग किया जाता है या फिर कहां से बोला जाता है। तो मैं कुछ बता देना चाहता हूं जो आप मौखिक तौर पर याद कर सकते हैं। इसे कंठस्थ व्यंजन कहा जाता है, इसे तालव्य व्यंजन। और ये जो अंतस्थ व्यंजन है इसमें भी जो दिया जाता है कई बार से कई जगह से इसको बोला जाता है। इसमें जो कंठ वर्ग में भी आते हैं, इसमें कुछ स्वर भी आते हैं, कुछ व्यंजन भी आते हैं। मैं आगे आपको बिल्कुल जब ये पढ़ा दूंगा इसके आगे मैं आपको ये बता दूंगा कि कहां कहां से कौन से वर्ग या कौन से वर्ग बोले जाते हैं। आप बिल्कुल निश्चित बनाकर इससे पहले नोट्स कर लीजिएगा। बेसिक से आपको याद होना चाहिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और ट वर्ग, ये सारे आते हैं। अब मैं बात करता हूं इसके वर्गीकरण पे। ये कौन कौन से वर्गीकरण से कहां कहां से बोले जाते हैं, उच्चारण के आधार पर ही हम पढ़ रहे हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वर और व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि स्वर और व्यंजन कितने भागों में बांटा गया है। ये इसका बेसिक था जो सबको आना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जब तक जो मैंने बताया आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं वर्णमाला जो होता है ये दो भागों में बटा हुआ है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। हम बात करेंगे आज स्वर की। स्वर के कितने भेद होते हैं, बहुत से बुक में अलग अलग डिफिनेशन दिया जाता है, लेकिन मैं आपको जो डिफिनेशन दूंगा वो बिल्कुल आपके एकदम सरल भाव में होगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाए। आप बिल्कुल कहीं से भी पढ़ें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। टीचर जो होते हैं
वो भाषा को जो समझाने का प्रयत्न करते हैं स्टूडेंट को समझ नहीं पाते। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल उसको समझें, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस एक नोट्स बनाइए जिसमें आपको समझने की जरूरत है। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको क्लास में ही जो है वो आपको बिल्कुल याद हो जाए। ये जो स्वर का वर्गीकरण किया गया है ये 7 प्रकार से किया जाता है, आप इसे नोट्स बना के लिखते जाइए। पहला जो है मात्रा, मात्रा या उच्चारण के मात्रा उच्चारण के आधार पर। दूसरा जो होता है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर। और तीसरा जो होता है वो होता है मुख द्वार, या इसे हम बोल सकते हैं मुख विवर। मुख विवर, मुख विवर खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर। इसका जो चौथा वर्गीकरण किया गया है ओठों की स्थिति के आधार पर किया गया है। ओठों की स्थिति के आधार पर। इसका जो पांचवा वर्गीकरण किया गया है उसे हम कह सकते हैं हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। जो हवा आता है उसके नाक और मुंह के निकलने के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। हवा के नाक एवं मुख से निकलने के आधार पर। ये जो आधार पर लिख रहे हैं ये आप समझ जाइएगा, आधार पर। इसका ये पांचवा वर्गीकरण। छठा वर्गीकरण है घोषोक्त के आधार पर। घोष अघोष जो होगा मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जो इसका वर्गीकरण किया गया है घोष और अघोष के आधार पर, मैं उस डिफिनेशन में आपको कवर करा दूंगा। आप बिल्कुल घबराइए मत, ये बिल्कुल इसका बेसिक है, आप बिल्कुल आराम से देखते देखते याद हो जाएगा आपको। छठा इसका घोषत्व के आधार और इसका अंतिम जो है वो है प्राणत्व के आधार पर। अब तक जो मैंने बताया ये स्वर का वर्गीकरण किया गया है। हम स्वर को कंप्लीट करने के बाद व्यंजन को पढ़ेंगे। इसका जो पहला वर्गीकरण है मात्रा और उच्चारण के आधार पर, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि ये कितने वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है। आप इसे नोट कर लीजिए ताकि आगे बहुत इसी के आधार पर आपको नॉलेज मिलता रहे। इसे मैं मिटा रहा हूं, उम्मीद है कि अब तक आपने नोट कर लिया होगा। एक बार नोट कर लीजिए दोबारा। मात्रा उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार मुख विवर खुलने के आधार पर, चौथा है ओठों की स्थिति के आधार पर, और पांचवा है हवा के नाक एवं मुख से निकलने के आधार पर, छठा घोषत्व के आधार पर, और सातवां जो है प्राणत्व के आधार पर। अब हम बात करेंगे इसके पहले वर्गीकरण मात्रा या उच्चारण के आधार पर। इसे मिटा दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे मात्रा उच्चारण के आधार पर। मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर भी 3 प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं। इसका वर्गीकरण है पहला, इसमें इसका जो पहला है
इसका जो पहला वर्गीकरण किया गया है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। इसका जो दूसरा वर्गीकरण किया गया है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा इसका वर्गीकरण किया गया है लुप्त स्वर, लुप्त स्वर। ये बिल्कुल ऐसे ही आप नोट्स बनाते चलिए, आप सिर्फ नोट्स को देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद होगा, इसका इतना मेरा दावा है। आप बिल्कुल ऐसे ही इसको नोट्स बनाइए, मैं इसका एक एक करके डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूं, आप बिल्कुल वैसे ही लिखते चलिए। आप ऐसे बना लिए, अब उसके बाद आप इसका डिफिनेशन लिखिए। हम बात कर रहे थे इसके पहले वर्गीकरण मात्रा या उच्चारण, उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, जिसका हमने पहला वर्गीकरण किया था ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर जिसे बोलने में एक मात्र का जो समय लगता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे अ, छोटी ई, उ, इसमें मात्र एक मात्रा का समय लगा या कहते हैं इसे बहुत कम समय लगा, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को बहुत सारे बुकों में मैंने पढ़ा है, उसमें हम इसको मूल स्वर की भी संज्ञा दे सकते हैं। इसी के आधार पे बहुत सारे स्वर बने हैं, जैसे हम कहते हैं अ प्लस अ बराबर आ। ये अभी आपकी, ये तो हम आगे बताएंगे जब हम संधि पढ़ेंगे जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं जो अ और अ मिल के बनता है आ, तो मूलतः जो होता है इसे अ ह्रस्व स्वर या इसे कहते हैं ह्रस्व स्वर, या इसे मूल स्वर के भी नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन में मूल स्वर के भी नाम से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो ह्रस्व स्वर होता है इसके बारे में हम जानते हैं, जिनके उच्चारण में एक मात्र का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसे नोट्स करिए, जिसके जिसके उच्चारण में एकमात्र समय लगता है, जिसके उच्चारण में एकमात्र का समय लगता है, या इसे हम कह सकते हैं कम समय, एकमात्र समय लगता है, कम समय कह सकते हैं आप, कम समय लगता है। आप नोट्स करिए, यहाँ पे एक यहाँ पे नोट्स बनाए, नोट्स कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, नोट। जैसे जो मैं लिखवा रहा हूं, जैसे करके यही आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। अगर आपको याद रहेगा कि ह्रस्व स्वर में कौन सा आता है, या फिर उच्चारण या मात्रा के आधार पर कौन सा वर्ड इसमें आता है, तो आप निश्चित रूप से एक नंबर आपने पेपर को बढ़ा देंगे। हर पेपर में चाहे यूपी लेखपाल हो या फिर यूपीपी हो या फिर यूपीपी हो या फिर बीएसएफ हो, इसमें आपको निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित मिलेंगे वर्णमाला से, क्योंकि मैंने अब तक जो भी पेपर दिया उसमें निश्चित से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए ह्रस्व स्वर का जो उदाहरण है, जैसे मैंने आपको बताया अ, छोटी और छोटा हो, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। आप इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, नोट्स बनाइए, उसको जब आपको देखना पड़े आप उसको रिवीजन करते रहिए। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अ, ई और उ। उम्मीद करते हैं कि जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। इसके बाद से हम बात करते हैं इसके दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है दीर्घ स्वर, इसे मिटा रहे हैं, उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे।
दीर्घ स्वर, दी, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इन वर्डों को उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या फिर हम कह सकते हैं इन वर्डों के उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और हम डिफिनेशन के तौर पे इससे बात करें, जिन उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है या फिर 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दीर्घ स्वर वही होते हैं जो हर्ष स्वर के मिलने से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको बताया आ का निर्माण कैसे हुआ, अ प्लस अ बराबर आ, लेकिन जो हमारा टॉपिक है उसमें ये नहीं है। जब संधि पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम बहुत गहन अध्ययन करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। जब भी आप क्लास छोड़ के जाएंगे तो आप कभी बोर महसूस नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। और मैं आपको हर चैप्टर बिल्कुल क्लियर समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से इसको अध्ययन करेंगे और क्लास में ही आप बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आवश्यक बात, आप नोट बनाते जरूर चलें। मेरा आपसे अनुरोध है कि नोट्स बनाएं, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े, जब पेपर का समय नजदीक हो, 1 महीने पहले आप उसको रिवीजन कर लें। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप तुरंत उसको रिवीजन करें। हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। जिन वर्डों के जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे, जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगे, या कोष्टक में लिख देता हूं, 2 मात्रा का समय लगे दीर्घ स्वर कहलाता है। अधिक समय लगता है, अधिक समय या 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक। जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? यहां पर लिखिएगा नोट्स, नोट करके यहां जरूर लिखिएगा। जैसे में आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो होते हैं 7 होते हैं, ये जो 7 होते हैं, ये 7 जो होते हैं दीर्घ स्वर में आते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। अगर आपको याद रहेगा तो आप निश्चित तौर से उस क्वेश्चन को बाजी मार जाएंगे और निश्चित तौर से आप जितने नंबर का एक सेट का क्वेश्चन होगा, अपने क्वेश्चन मार्क में या फिर अपने पेपर में उस नंबर को बूस्ट कर देंगे। आप इसको नोट कर लीजिए और इसको यहाँ पे नोट करके जरूर लिखिएगा कि ये 7 प्रकार के होते हैं, ठीक। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अगला आता है जो वो आता है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर, लुप्त स्वर, इसके बारे में बात करते हैं। लुप्त स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिनके पुकारने में जिसको बहुत ज्यादा नाटक में प्रयोग किया जाता है अधिक तौर पे, लेकिन जिसको उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, वो लुप्त स्वर कहलाता है। जैसे राम,
हरे कृष्णा, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं लंबे समय तक, 2 मात्रा से भी अधिक समय लगता है। आमतौर पर इसे नाटक में ही प्रयोग किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया। इसको आप नोट करेंगे, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे रा, म। ये बहुत कम पूछा जाता है लुप्त स्वर के बारे में, लेकिन जो इससे पहले हमने पढ़ा हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, उसके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ ही जाता है। हमने अभी तक पढ़ा मात्रा उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण जो किया गया 3। हम स्वर पढ़ रहे थे, स्वर में जो 7 वर्गीकरण किए गए थे, उसमें से पहला वर्गीकरण के 3 उदाहरण थे, स्वर, दीर्घ और लुप्त। हम अगले जो इसका टॉपिक है या इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जीव के प्रयोग के आधार पर जो हमने इसका दूसरा लिखवाया था, आपने लिखा होगा, हम इसे एरर कर रहे हैं। अब यहाँ पे होगा दूसरा, जो इसका दूसरा है, जीव के प्रयोग के आधार पर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहतर से बेहतर ढंग से हम समझा रहे हैं और आप समझ पा रहे होंगे, और आपको यही क्लास में याद हो जा रहा है, ये हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। और इसका जो दूसरा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, इसका जो दूसरा है, जीव के प्रयोग के आधार पर। हमने 7 प्रकार का वर्गीकरण किया, एक का अंदर लिख दिया। जो पहला था मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 हमने किया, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। अब हम बात करते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया। जीव के आधार पर भी 3 प्रकार का वर्णन किया गया। ये जो जीव होता है उसके आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर, यानी अगला भाग, मध्य भाग और पछला भाग, इसके आधार पर भी वर्गों का वर्गीकरण किया गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। पक्ष स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। अब हम बात करते हैं अग्र स्वर क्या होता है, मध्य स्वर क्या होता है, पक्ष स्वर। मैं इसका डिफिनेशन आपको लिखवा दे रहा हूँ, आप उस डिफिनेशन को लिखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपके आने वाले भविष्य में जो पेपर आए, आप उसके लिए बेहतर ढंग से प्रिपेयर्ड हैं। अब हम बात करेंगे जो इसका वर्गीकरण किया गया है। आप नोट्स करते चलिए, नोट्स बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नोट्स ही एकमात्र चीज है जो आपको परीक्षा में बिल्कुल प्रिपेयर रखेगा। इसका जो पहला वर्गीकरण किया गया है, अग्र स्वर, अग्र स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीव के अगले भाग से किया जाता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। इस वाले भाग से, अग्र भाग, यानी जिन स्वरों का उच्चारण जीव के अग्र भाग से किया जाता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। जो अग्र स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और बड़ा ए। आप नोट्स करिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण जीव के
अग्रभाग से किया जाता है वर्ड भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ स्वर कर दे, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से किया जाता है। नोट से आप लिख लीजिएगा। जैसा मैंने बताया, ये आपको हमेशा लगाना है ताकि जो उस पर फोकस बना रहे कि यही होता है। हाँ, चार जो होता है अग्र स्वर होता है। और यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे छोटी, बड़ी, ए और ए। ये जो ऐसे स्वर हैं जो कि जीभ के अग्रभाग से बोला जाता है। अब हम बात करेंगे जीभ के मध्य भाग। डिफिनेशन वही रहेगा, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से हो वो मध्य भाग वाला स्वर कहलाएगा। इसका जो है हम लोग लिख लेते हैं डिफिनेशन। आप नोट्स बनाते रहिए ताकि जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े। नोट्स सबसे ज्यादा कहा जाता है कि प्रिपेयर में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, आपकी तैयारी को एकदम लेवल तक पहुंचाने के लिए काम करता है नोट्स। आप नोट्स बिल्कुल बनाएं 100%। मैं ये कोशिश करूंगा कि जितने भी इनके सिलेबस हैं उसके ऊपर मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो बनाकर आपको देता रहूं। आज मैं हिंदी का वर्णमाला का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसके बाद मैं हिंदी के हर उस टॉपिक को कवर करूंगा जो इन सब वैकेंसिया में आती है। इसके बाद मैं मैथ्स का भी वीडियो बनाऊंगा, रीजनिंग का भी बनाऊंगा, और जो इसका आता है सामान्य ज्ञान उसमें मैं वीडियो बनाता रहूंगा। आप निश्चित तौर पर हमारे चैनल पर बने रहें, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, ये मेरा वादा है। आप बस हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। हम बात करते हैं अब इसके अगले जीभ के प्रयोग के आधार पर जो इसका दूसरा वर्गीकरण किया गया है, मध्य भाग। मध्य भाग या मध्य स्वर, मध्य स्वर ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे मध्य स्वर लिखिए। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से किया जाता है, यहाँ पे लिखेंगे नोट्स। जैसे जीभ के मध्य भाग से, आपको पता है, शायद नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं। जीभ के मध्य भाग से केवल एक ही जो स्वर होता है उसका प्रयोग होता है, अ। जीभ के मध्य भाग से एक स्वर बस उच्चारण होता है, अ। यहाँ पे लिख लेंगे जीभ के मध्य भाग से केवल एक स्वर उच्चारण में आता है, अ। आप इसे नोट्स करते चले, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ, आप इसे अनदेखा न करें। आप इसके नोट्स बनाते रहेंगे, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। आप इसे नोट्स बनाते चले। अब जो आता है इसके बाद पक्ष स्वर। पक्ष स्वर जिन स्वरों का प्रयोग या जिन शब्दों का उच्चारण जीभ के हम पक्ष भाग से यानी पिछले भाग से करते हैं वो पक्ष स्वर कहलाता है। पक्ष स्वर 5 प्रकार के होते हैं। मैं अभी आपको डिफिनेशन बता रहा हूं, आप उसे लिखें और याद करें। या मैं तो चाहता हूं कि आप इस क्लास में आपको याद करा दिया जाए ताकि आप उसको रिवीजन करें, आपको भूले नहीं। नोट्स करिएगा। जिन स्वरों को जीभ के
जीभ के पिछले भाग से उच्चारण किया जाता है। यहां पे लिखिए नो, जैसे आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। ये जो 5 होते हैं ये आते हैं पशु स्वर। 2 वर्गीकरण हमारा समाप्त हो चुका है। पहला मात्रा उच्चारण के आधार पर, दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर। हमने मात्रा और उच्चारण के आधार पर आपको पढ़ाया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। जीभ के प्रयोग पर हमने आपको पढ़ाया अर्घ स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्लास में ही याद हो गया होगा। आप हमारे चैनल पर बने रहे। हम इसके टॉपिक पे जितने भी, इस वैकेंसी के टॉपिक पे जितने भी सिलेबस में रहेंगे, सब्जेक्ट में सिलेबस में रहेंगे, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। आप हमारे चैनल पर निरंतर बने रहें। हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब